नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जोहार। मैं हूं यूसुफ अंसारी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके सामने बात करने के लिए मैं हाजिर हूं। मेरे साथ मौजूद है राज्यसभा के सदस्य गुलाम अली खटाना साहब, जो कि राष्ट्रपति की तरफ से नॉमिनेट किए गए हैं और उस डेलीगेशन का हिस्सा है जो पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए दुनिया भर का दौरा करेगा। खटाना साहब रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाले ग्रुप में होंगे और यूरोपियन कंट्रीज में वो जाएंगे। इनसे हम बात करते हैं कि इस डेलीगेशन की जरूरत क्यों पड़ी और क्या इसकी अहमियत है और इनका मिशन क्या क्या रहेगा और कैसे ये वहां बात करेंगे। तो खटाना साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि इस डेलीगेशन की जरूरत आखिर क्यों पड़ी है, क्योंकि एक सवाल ये भी उठ रहा है कि पिछले 10 साल में मोदी जी ने दुनिया के तमाम देशों की यात्रा की है, उसके बाद भी अगर हमें अपना डेलीगेशन भेजना पड़ रहा है अपनी बात कहने के लिए, तो क्या हमारी विदेश नीति कमजोर हो गई है या हम अपनी बात को ढंग से रख नहीं पाए हैं। तो इस डेलीगेशन की जरूरत पर सबसे पहले आप बताइए। देखिए, जो 69 शहरियों पे पहलगाम में जो सान्या हुआ और उससे जमीन काम उठती है और पाकिस्तान ने एक इस्लामिक मुल्क होने के नाते जो दरिंदगी वहां करी है उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में हमारी सेनाओं ने जो पाकिस्तान में उसका जो टेररिज्म का नेटवर्क को डिसमेंटल करा है, खंडर बनाया है और जो खुनख्वार एलिमेंट थे वहां उनको भी निस्तो नबूद करा है। इसके साथ साथ पूरी दुनिया में सभी पॉलिटिकल जमातों के लोग, क्योंकि हमारा जमहूरी मुल्क है और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है जहां, और सबसे बड़ी बात है डाइवर्स देश है और उभरती मईशत है। और इसमें क्या है कि हमारा बैनुल कौमी दुनिया में बहुत बड़े रिश्ते हैं, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं। दुनिया की भी मंडी हम हैं और हमारी मंडी भी दुनिया, क्योंकि हम इकोनॉमी थे 10वें नंबर पे, तो 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे प्राइम मिनिस्टर, हम 10वें नंबर पे ही रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जैसे कमांड संभाली, हम दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बने और अब 3री बड़ी उसकी तरफ जा रहे हैं। अब इस सान्या के बाद, इस सारे माहौल के बाद, ये नरेंद्र मोदी जी ने एक अच्छा फैसला लिया है कि पाकिस्तान को का जो असली चेहरा है उसको सभी रीजन्स में डेलीगेट्स को भेजा जाए और सभी पॉलिटिकल पार्टियों जमातों से लोग और सभी तबका फिक्र से लोग हों, सभी रिलीजन से भी हों, ताकि ऑपरेशन संदूर के तहत जो हमने डिसमेंटल करा है उस एक दर्दनाक सान्या के बाद, उसको बैनुल कौमी लेवल पे बात करी जाए और देश की भी एक एकजुटता दिखाई जाए और 0% टॉलरेंस जो है हमारी टेररिज्म के खिलाफ, हम ये सारी बातें जैसे मैं यूरोप में जा रहा हूं तो हम बात करेंगे। जी, यूरोप में आप जिस डेलीगेशन में जा रहे हैं तो आपको वहाँ बात करने का मौका मिलेगा, तो आपकी तरफ से किन पॉइंट्स पे ज्यादा जोर दिया जाएगा, इस पे थोड़ा खुलासा कीजिए। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि जो पाकिस्तान का असली चेहरा है उसको दिखाना है कि पाकिस्तान किस तरह टनलिंग के जरिए किस तरह नहते शहरियों पे अटैक करता है और पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत का गला घोटा हुआ है आर्मी ने, और आर्मी इस तरह की जो ब्लैकमेलिंग करती है न्यूक्लियर आर्सेनल के लिए, जो उसका न्यूक्लियर एक पावर मानता है और वो भी सेफ हाथों में नहीं है, और इस तरह की ये सारी चीजें दिखाई जाए। किस तरह मुंबई में इन्होंने टेररिस्ट अटैक करा, किस तरह पाकिस्तान एक गंदी हरकतें करता है, और इस सारी चीज को पूरी दुनिया के सामने जो सभी हमारे डेलीगेट्स हैं, उसमें पार्लियामेंटेरियन है, सीनियर लीडर्स हैं, उसमें हमारे जो फॉरेन अफेयर जो वो होती है अधिकारी होते हैं, वो भी उनके साथ हैं और सभी रीजन्स में हम जाएंगे और पाकिस्तान का जो असली चेहरा है वो दिखाएंगे।
इस डेलीगेशन में काफी मुस्लिम सांसदों को और जो विदेश मंत्री रहे हैं पहले या विदेश राज्य मंत्री रहे हैं, मतलब सलमान खुर्शीद साहब हैं या कई और जो प्रोमिनेंट मुस्लिम हस्तियां हैं, उनको शामिल किया गया है। तो क्या ये माना जाए कि साहब पाकिस्तान के खिलाफ मोदी जी मुस्लिम कम्युनिटी के बड़े चेहरों को ही दुनिया भर में भेजकर उसे बेनकाब करने के लिए जो इनकी पॉलिसी है, वो एक पॉलिसी ये है कि भाई एक मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ का भारत का जो मुसलमान है वो ही एक तरह से कहें कि भाई पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। नहीं, उसमें जितना मुसलमान को, हिंदू को टेररिज्म जो गोली है वो मजहब नहीं देखती है। तो पाकिस्तान अपने एक इस्लाम के नाम पे बना उसका वजूद, और उसका जो असल चरित्र है, ये दो चीजें हैं। तो लोहे को लोहा ही काटता है, उसको असल चरित्र दिखाना है। और अब वैसे भी हम दुनिया की पाकिस्तान की आबादी हमसे कम है मुसलमानों की। अगर हम ऐसे मुसलमानों की आबादी, तो हम कोई हम दूसरी बड़ी पॉपुलेशन है दुनिया में, तो इंडोनेशिया के बाद आबादी के हिसाब। तो हमारा अलग से आइडेंटिटी है, हमारा वजूद है, हमारा जमहूरी वैल्यू पे मुसलमानों ने भरोसा करा 47 में। हमारा एक आजादी के लिए एक वो है, हम कोई कार्ड नहीं खेल रहे हैं। मुसलमान एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है भारतीय समाज का, और उसको कोई पाकिस्तान से प्रेरणा नहीं लेनी है, बल्कि पाकिस्तान हमारे इधर से ही प्रेरणा लेनी चाहिए थी उसको। जी, लेकिन ऐसा देखने में आया कि साहब जितने मुस्लिम शामिल किए गए डेलीगेशन में, उसमें अपनी पार्टी में ऐसे चेहरे ढूंढने में बीजेपी को काफी दिक्कत हुई होगी। आपके अलावा तो पार्लियामेंट में कोई दूसरा है नहीं, या जो पहले पार्लियामेंटेरियन रहे, तो ये माना जाता है कि बीजेपी तो अपने आप को मुस्लिम मुक्त कर रही है। तो ऐसे में गुलाम नबी आजाद का लेना, सलमान खुर्शीद को ले जाना, असदुद्दीन ओवैसी का इस्तेमाल करना, तो लगता नहीं कि अपनी पार्टी में इस तरह के चेहरों की कमी है बीजेपी में? नहीं, मल्टी पार्टी डेलीगेशन चाहिए। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी इस तरह नहीं सोचती है, ये इस तरह कांग्रेस सोचती है कि कितने मुस्लिम है। भारतीय जनता पार्टी सबको भारतीय समझती है, किसी को पीस जटीज नहीं करती है। हमने कभी भी किसी भी वेलफेयर स्कीम में ये नहीं सोचा कि किसका घर है, कौन है आखिरी अंत्योदय के तहत कौन आखिरी आदमी है। तो ये हमारी सोच नहीं है। अगर हम उनकी सोच का ही सोचें तो हम भी पूछेंगे कि भैया आप बताएं कि अलग अलग स्टेटों में कितने IAS अफसर हैं, मुसलमान आपका 70 साल रहा है। अगर ये इसी बात को ले लें, भारतीय जनता पार्टी उसको एक नागरिक समझते हैं। वैसे भी जब आजादी की लड़ाई हम लड़ रहे थे, जब हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बने थे, तो हमारी कमजोरी आ गई थी, ये अंग्रेज की एक साजिश थी। तो हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम ये हमारी पर्सनल चीज है। एज ए कंट्री हम इंडियन हैं, हिंदुस्तानी है, भारतीय है। तो हम ऐसी फीलिंग रखते नहीं है, ये बांटने वाली चीजें हैं। तो वो तो कहते साहब आजादी की लड़ाई तो आप लड़ ही नहीं रहे थे, आप तो अंग्रेजों का साथ उस वक्त दे रहे थे। आप मतलब पार्टी या पार्टी से पहले जो भी कुछ था वो तो कांग्रेस लड़ रही थी, और कांग्रेस के साथ दूसरे दिगर कम मोर्चे थे वो लड़ रहे थे। तो बीजेपी RSS का नाम तो उसमें कहीं आता नहीं है, कोई बड़ा प्रोमिनेंट आदमी उस तरह से नहीं आता है। ऐसा नहीं है, ये उनका एक प्रोपेगेंडा है। सब लोगों ने मिलकर लड़ा है, सबने मिलकर लड़ी है आजादी। खजाना साहब भी बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत सक्सेसफुल रहा, लेकिन उसके बाद जिस तरह आप ही की पार्टी के कुछ लोगों ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर सवाल उठाए, उसे आतंकियों की बहन बता दिया, और विंग कमांडर भूमिका सिंह की जाति ढूंढी जा रही है, और अभी एक और बीजेपी के ही मध्य प्रदेश के हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि साहब पूरी सेना जो है वो मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। तो इस सेना का अपमान जो किया जा रहा है बीजेपी के लोगों की तरफ से, इसे क्या माना जाए कि ऑपरेशन सिंदूर की जो जीत हुई है उस जीत का घमंड है ये, या नावाकिफियत ना, क्या इसे किस तरह से आप देखते हैं? बड़ी फजीयत उसको लेकर के हो रही है। देखिए, ऐसा है कि राइट टू एक्सप्रेस जो है ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। एक कानून ने हमें एक अधिकार दिया है। अब इतनी बड़ी दुनिया की आबादी, इतनी डाइवर्स कम्युनिटीज, इतना डाइवर्स सोच, और इतने बड़े देश में इतना मीडिया, खुला मीडिया,
पहले कुछ भी हो जाता था तो बातें छुप जाती थी। तो इस डिजिटल मीडिया जमाने में कोई भी बात को कई बार ट्विस्ट हो जाता है, कई बार बात सामने आ जाती है। पहले भी ऐसी चीजें बहुत सारी होती थी लेकिन सामने नहीं आती थी। इस जमाने में कोई भी आप खिराश भी लगाओगे सामने आ जाता है और चर्चा का वो बन जाता है। तो इसके दोनों साइड्स हैं। इसका आप पॉजिटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर किसी भी बीजेपी से जुड़े हुए शख्स ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताया गया और अब तो उसका पॉजिटिव इस्तेमाल क्या करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, देखिए, इस बयान का पॉजिटिव इस्तेमाल कैसे करेंगे? देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा कि यहाँ इतना बड़ा देश में कोई थॉट, इसका एक्सप्रेशन का इस्तेमाल, जबान इधर उधर खिसक जाता है तो उसको कंडेम करा है, उस पे नोटिस हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको ओन नहीं करती है, उनका इंडिविजुअल बयान हो सकता है। लेकिन पार्टी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया है। जब उन्होंने 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी के बारे में कुछ अभद्र टिप्पणी की थी तो अगले दिन उनका इस्तीफा ले लिया गया था। ये अलग बात है कि 4 महीने बाद या 5 महीने बाद उन्हें फिर से कैबिनेट में शामिल किया गया था। यहाँ तो देश की बेटी, बहादुर बेटी, जो एक ब्रांड एम्बेसडर बन गई है नई लड़कियों के लिए, उसके बारे में ऐसी अनाप-शनाप बात की गई और अभी तक ना उनका इस्तीफा हुआ है, ना पार्टी उनसे कोई सवाल पूछ रही है। जबलपुर हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है, जांच चल रही है, अभी तक कोई उसमें एक्शन नहीं है। जब तो ये डबल स्टैंडर्ड होगा ना? नहीं, डबल स्टैंडर्ड नहीं है। आपने मुख्यमंत्री के बारे में कहा, कॉग्निजेंस जब सो मोटो पहले ही चल रहा है तो जब मैटर सब जुडिस हो जाता है तो उसके पार्टी कम से कम उनसे इस्तीफा लेकर के ये मैसेज तो दे सकती है कि भाई देश की मेरे सेना की भाई अपमान नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। अंसारी साहब, कानून यहाँ सुप्रीम है। यहाँ जब उधर हो गया एक साइड से बात, कानून ने अपना काम कर रहा है तो अब दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। जब कानून अपना काम कर रहा है खुद ही, जब मैटर सब जुडिस हो गया तो मैं और आप क्या करेंगे उधर? चलिए, कानून अपना काम कर रहा है और आप जा रहे हैं पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए विदेशी दौरे पर। मैं उम्मीद करता है कि आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को आप और आपके डेलीगेशन के बाकी सदस्य बखूबी निभाएंगे और मोदी जी का जो भरोसा है कि आप उनकी उम्मीदों पर भी खरे उतरेंगे। इसी के साथ हम बातचीत को खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिर कभी आपसे बात करेंगे किसी और मुद्दे पे, तब तक के लिए शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे गुलाम अली खटाना, बीजेपी के से जुड़े हुए सांसद, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ अपनी बात रखी और इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो उनको दी गई है उसके लिए ये मोदी जी के शुक्रगुजार भी है। और हमें उम्मीद है कि मोदी जी की उम्मीदों पर और देश की उम्मीदों पर गुलाम अली खटाना साहब और इनके डेलीगेशन के सभी सदस्य खड़ा उतरेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे पर बात करने के लिए।